सबसे पहला प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज नथिंग बट न्यूट्रिशन। क्या है वो टॉपिक? न्यूट्रिशन। ये हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब न्यूट्रिशन मतलब मैं कुछ अपने बॉडी के अंदर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, काफी सारे सवाल हो सकते हैं। और मैं सिर्फ खुद की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स एज वेल, फंगी, बैक्टीरिया, काफी सारी चीजें हैं। आपने ये सब चीजों के बारे में पहले पढ़ा भी है। तो ये सब अपने आप को ग्रो करने के लिए मतलब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बाहर से एनवायरनमेंट से कोई ना कोई चीज इनटेक कर रहे हैं। अब बाहर से जो दो चीजें इनटेक कर रहे हैं, ये सब चीजें मिल कहाँ से रही? सबसे पहली चीज कि जो चीज मैं ले रहा हूँ एक्सटर्नली, ये फूड है मेरे लिए। क्या है? फूड है, खाना है मेरा। अब ये खाना मैं बॉडी में ले रहा हूँ, अब इससे दो चीजें मुझे मिल रही है। सबसे पहले आई वांट कि यहाँ से मुझे एनर्जी मिले, और दूसरा मुझे मिले मटेरियल। एनर्जी मुझे हेल्प करेगी मेरे मूवमेंट्स के लिए, जो भी मूवमेंट मेरे बॉडी में हो रहे हैं इंटरनली एक्सटर्नली, और मूवमेंट लग रहे हैं मतलब वहाँ पे एटीपी लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के मसल्स काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे एनर्जी लगेगा। और ये मसल्स को बनाने के लिए आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। बचपन में आप बहुत छोटे थे, धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, आप प्रोपोर्शनेटली आप ग्रो कर रहे हो। तो ग्रो करने के लिए मटेरियल भी तो लगेगा, मतलब आपको यहाँ पे प्रोटीन लगेगा आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, आपकी बॉडी को फैट्स लगेगा, जिसका आप इस्तेमाल करके बॉडी को ग्रो करोगे। यहाँ पे बॉडी क्या होगा, इनकी ग्रोथ होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें खाना खाना है न्यूट्रिशन प्रोसेस में, तो हम उस खाने से एनर्जी चाहते हैं, मटेरियल चाहते हैं। एनर्जी से हम मूवमेंट कर पाएंगे, हमारे सारे मूवमेंट्स, हमारे सारे काम हो पाएंगे, और बॉडी को भी तो ग्रो करना है। ग्रो करने के साथ साथ वी हैव टू मेंटेन ऑल्सो। तो ये मेंटेन और ग्रो करने के लिए हमें मटेरियल लगेगा, वो भी हमें खाने से मिलने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सटर्नली फूड मैं ऑब्टेन कर रहा हूं, लेकिन साथ साथ उसे यूटिलाइज भी कर रहा हूं। We are obtaining and utilizing the food from the external sources and being used to provide energy and material for the movement or the growth or maintenance purpose, और इसी सब को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस का पहला प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। तो अब ये सवाल उठता है कि जो हम लोग फूड ले रहे हैं, जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, ये फूड किस तरीके का है? तो मैं अगर थोड़ा सा अपने आसपास थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये फूड कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो इसे सिंपल इनऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिंपल ऑर्गेनिक तरीके का फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, और कुछ है जो इसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। अब सिंपल इनऑर्गेनिक में क्या, जैसे CO2, H2O, ऐसी चीजें। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में आप शायद बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, आपका प्रोटीन हो सकता है, और भी हो सकता है जैसे फैट्स एंड ऑल। अब ये देखते तो एटलीस्ट आप थोड़ा गेस कर पाओगे कि यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक CO2 और H2O शायद ऐसे सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल कर रहा है, तो कौन होंगे? ऑब्वियस सी बात, प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अर्थ पे न जाने कब से हैं, और ये सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का। इन्हीं में पॉसिबिलिटी है कि सन की लाइट को ये कन्वर्ट कर पाते हैं किसमें? फूड में। और क्यों कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन लीव्स। इन ग्रीन लीव्स में होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसमें होता है क्लोरोफिल, और जिसमें एक कैपेसिटी है कि वो सनलाइट की एनर्जी को आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, आपके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सके। एंड इन्होंने ये अपनी बॉडी जो बनाई है, जो भी ये पार्ट्स है, तो इसके लिए प्रोटीन लगा होगा, तो प्रोटीन इन्होंने अपनी सॉइल से लिया होगा, सॉइल से कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन लिया है, उसमें से नाइट्रोजन लिया है, फास्फोरस लिया है, कई सारी चीजें ली है, और अपनी इस बॉडी को, इस शेप को उन्होंने बिल्ड किया है। तो ये बात हो गई हमारी सिंपल ऑर्गेनिक की। जो यहाँ पे कौन आएंगे इसमें आएंगे आपके प्लांट्स। कई बार इसमें कुछ ग्रीन बैक्टीरियाज भी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक लेते हैं, और उसके अलावा कुछ फंगी भी है जो यहाँ पे खुद का खाना खुद बना पाते हैं। अब अगर ये खुद का खाना खुद बना रहे हैं, सो दे कैन बी कॉल्ड एज ऑटोट्रोप्स। दे कैन बी कॉल्ड एज ऑटोट्रोप्स। ऑटोमेटिकली खुद से
अपना खाना वो ले पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट, कुछ ब्लू ग्रीन अल्गीज जो फंगी में आएंगे, और यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरियाज, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो सिंपल इनऑर्गेनिक चीज़ें लेते हैं। अगर बात करूं मैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लिया जा रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स कौन ले रहे हैं? ये यहाँ पे बेसिकली ले रहे हैं एनिमल्स। कौन ले रहे हैं? एनिमल्स यहाँ पे ये ले रहे हैं, और लेने बाद क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। लेने बाद क्या करेंगे? इसे डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में क्या कर रहे हैं? उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसे इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें आएंगे कौन? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, तो इसमें आएंगे हमारे प्यारे प्यारे कुछ ऐसे एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को ले रहे हैं, और इसे क्या करेंगे? वो कंपाउंड को खा के सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे और उसे अपनी बॉडी में इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए वो करते हैं डाइजेशन। अब ये हमारी छोटी सी कैट है। अब इसको आप देखोगे, ये जिंदा है, ये मूवमेंट कर रही है, ठीक है। इसे डर लग रहा है, इसे मैंने हाइट पे लिया है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। और तो समझ में आया कि हमारे आसपास कई तरीके के ऑर्गेनिजम्स है, कुछ यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक और कुछ वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने के लिए दे आर यूजिंग बायो कैटलिस्ट, जो कि बेसिकली एंजाइम्स है। तो यहाँ पे बायो कैटलिस्ट है, एंजाइम, दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स टू ब्रेक डाउन। अपने आप तो चीजें ब्रेक नहीं होंगी, कुछ केमिकल्स बॉडी में होते हैं जो इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, और वो क्या है? हमारे बायो कैटलिस्ट या फिर एंजाइम्स। तो पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोट्रॉप्स। अभी जो ऑटोट्रॉप्स है, मैंने बोला ये अपना खाना खुद बना पा रहे हैं, ओके फाइन, बट ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं? अभी हमने बोला सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें लेके। क्या क्या उन्होंने इनटेक किया? उन्होंने इनटेक के क्या किया? उन्होंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने लिया वाटर, और इससे खाना बनाया। लेकिन किसके प्रेजेंस में? हमने बोला कि पेड़ों को, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, साथ में उनकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, जो अभी मैंने आपको बताया। और फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो कि उनका एनर्जी सोर्स है। साथ ही ये सोर्स दूसरों को भी काम आता है अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपको शायद मालूम होगा बड़े अच्छे से। इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइट की हेल्प से हम यहाँ पे फूड को बेसिकली सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे इसका एग्जैक्ट रिएक्शन क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इट इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and in chlorophyll it forms C6H12O6 plus O2 plus H2O। तो रिएक्शन लिखिए। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है रिएक्शंस क्या होती है। ये आपका रिएक्टेंट है, वो आपका प्रोडक्ट है, और ये कंडीशन ऑफ रिएक्शन है। क्या है? कंडीशन ऑफ रिएक्शन। तो बेसिक इनऑर्गेनिक चीजें ली, सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है जो कि उसी के सोर्स का है, एनर्जी है, उससे मिलेगी आपको। तो ये उसका एक रिजर्व है, सोर्स है। जब जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करके एनर्जी बना लेगा, जब जरूरत नहीं पड़ेगी स्टोर करके रख लेगा। ऐसा होता है प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉप्स का वर्किंग। कैसे? वहां पे वो अपने लिए एनर्जी सोर्स का इंतजाम करते हैं। है सोर्स सन, लेकिन उसे एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना है कि जब जरूरत है इस्तेमाल कर लो, नहीं है तो रिजर्व करके रखो। सो लाइक दिस प्लांट वर्क्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ग्लूकोज बना है, ये क्या बना है? ग्लूकोज। ये एक सिंपल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होते हैं जब जाके बनता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इट्स नॉट लाइक कि जब प्लांट दिन भर फोटोसिंथेसिस कर रहा है और पूरी एनर्जी उसको लग जा रही है। कई बार उसे एनर्जी वहां पे नहीं लग रही है, कम लग रही है। तो हो क्या रहा है? तो जो एक्स्ट्रा फूड उसके पास बचता है, तो एक्स्ट्रा जो फूड उसके पास है उसे वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ
स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे रूट में या फिर स्टेम में या फिर लीफ में, अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करता है। लास्ट ईयर हम लोगों ने टिश्यूज पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कैसे अलग अलग टिश्यूज में ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आपका फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब ये जो प्रोसेस है, पहले तो रिएक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या चीजें बनी। उसके बाद हमें यहाँ पे पूछा जाता है इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि ये जो प्रोसेस हमने लिख दिए सीधे एक रिएक्शन में, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होने के बाद आपका ये प्रोडक्ट्स वहाँ पे बन रहे हैं। वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप 11th-12th क्लास में और डिटेल में जाओगे, बट पहले ओवरऑल ऊपर से समझ लो, तब जाके आप 11th-12th क्लास में और अच्छे से उन्हें समझ पाओगे। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस इससे कई बार आ चुके हैं और भी मॉडिफिकेशन करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, तो समझना है इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं इस पूरी प्रोसेस में। अब हमने पूरी प्रोसेस को एक छोटी सी रिएक्शन में बांध के रख दिया है, लेकिन हो क्या क्या रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो पत्तियां यहाँ पे आप देखते हो, ये पत्तियां ग्रीन है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है और दे हैव द कैपेसिटी कि सनलाइट जो इन पे पड़ती है, इस लाइट एनर्जी को ये अब्जॉर्ब कर सके। तो हमने जब रिएक्शन में यहाँ क्लोरोफिल लिखा है तो ऐसे नहीं लिखा है, कंडीशन जरूरी है, क्लोरोफिल होगा तभी हम कर पाएंगे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ प्रेजेंट क्लोरोफिल, दे आर, सबसे पहले वो दे आर, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर अब्जॉर्बिंग, दे आर डूइंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो सबसे पहले उन्होंने अब्जॉर्ब किया। उसके बाद क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब एक एक चीज को अंडरलाइन भी कर जाना, ये मूवमेंट या फिर ये एक्शन जो आपको ध्यान में रखना है, पहला एक्शन है अब्जॉर्प्शन। अब दूसरा क्या है वहां पे? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये सनलाइट की एनर्जी को लेगा, उसको तो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर कर सकता तो अब्जॉर्ब ही नहीं करता है, डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेता, बट उसे कन्वर्ट करना है। अब किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है फिलहाल यहाँ पे? आपका ग्लूकोज, आपका कार्बोहाइड्रेट, उस फॉर्म में जमा करके रखा है। हमने इसके पहले ही बोला, स्टार्च के फॉर्म में जमा करके रखता है, जब जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ी है तो उसे रखे रहने देंगे एज ए रिजर्व। तो यहाँ पे अगला क्या किया है? कन्वर्जन। क्या किया है? कन्वर्जन। साथ साथ में क्या किया है? स्प्लिटिंग, तोड़ना। क्या तोड़ना? वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया था इसे तोड़ा उसने और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में अलग अलग कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में अलग अलग कर दिया। और फाइनली किया रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब थोड़ा ध्यान देना है, फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ा है याद होगा, रिडक्शन इज नथिंग बट व्हाट? क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लेना या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो 11th-12th में जब डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे एक इलेक्ट्रॉन साइकिल होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा जाता है, तो CO2 वहाँ एक्सेप्ट करता है। बट यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि ग्लूकोज आपका C6H12O6 का ही फॉर्म है, तो यहाँ पे CO2 ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया और हाइड्रोजन का एक्सेप्टेंस इज व्हाट? रिडक्शन। ठीक है, तो ये तीन इवेंट्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हो रहे हैं, आपको ध्यान में रखने हैं ये एक्शन वर्ड्स, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, स्प्लिटिंग, रिडक्शन। ठीक है, ये प्रोसेसेस वहाँ पे हो रही हैं। अब जरूरी नहीं कि ये सारी प्रोसेस एक के बाद एक साइमल्टेनियसली हो, इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ एक्सेप्शंस है कि जरूरत पड़ने पे प्लांट कुछ अडेप्टेशन करता है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है वहाँ पे, अडेप्टेशंस के बारे में। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है कि ये इवेंट्स वहाँ पे फॉलो एक साथ ना हो। तो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। क्या है ये? ये है कैक्टस। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट कैक्टस। अब ये कैक्टस होते कहाँ पे? सभी को मालूम है ये डेजर्ट्स में होते हैं, और डेजर्ट का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा होता है कि वहाँ बारिश नहीं होती, एटमॉस्फेयर काफी ड्राई होता है। बट सिंस की प्लांट है, मिट्टी में लगा हुआ है या सैंड में लगा हुआ है, जिंदा रहना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो लगेगा। ठीक है, अब चलो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेना है, वाटर जो है वो रूट से उसे लेना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता स्टोमाटा से है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि लीफ जो होती है उसमें स्टोमाटा, खैर इनमें लीफ नहीं है,
इनमें लीफ नहीं है, स्पाइन्स है, लेकिन ग्रीन जरूर है, और जहां जहां ग्रीन है वहां पे क्या इनमें स्टोमेटास मौजूद हैं। अब स्टोमेटा से ये कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेगा, लेकिन डेजर्ट में इतनी मतलब गर्मी होती है, टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि इन्हीं स्टोमेटल पोर में से पानी भी बाहर की तरफ इवापोरेट होता जाएगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर दिस प्लांट, क्योंकि बारिश होती नहीं है और उन्होंने पानी जमा करके रखा अपने बॉडी में। ये स्वोलन है इस तरीके से, क्यों? क्योंकि अपने बॉडी में पानी जमा करके रखा है। तो ये नहीं चाहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने के चक्कर में बहुत सारा वहां पे क्या हो जाए, आपका वाटर लॉस हो जाए। तो ये क्या करते हैं, चलो जानते। तो डेजर्ट में प्लांट ऐसा कर क्या रहा है, ठीक है? जब क्या कहेंगे हम, लाइट आवर्स हैं, मतलब हम कहते हैं कि सपोज लाइट आवर्स हैं, मतलब जब धूप वगैरह है, रोशनी है, तब क्या कर रहा है, तब वो स्टोमेटा जिससे वो अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर रहा था उसे क्लोज रखेगा। क्लोज रखने से क्या होगा, नो लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है। प्लांट अपने पानी को स्टोमेटा से बाहर रिलीज करता रहता है ताकि नीचे से पानी को ले सके, डिटेल में आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए स्टोमेटा बंद रखेगा जिसके कारण वहां पे पानी का लॉस नहीं होगा। बट अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से? फोटोसिंथेसिस तो तभी हो पाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड है, दिन में सनलाइट है, दिन में क्लोरोफिल है, दिन में पानी भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है डार्क आवर्स में, या जब लाइट नहीं है। ये टर्म्स मैंने दिए हैं, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे रात के टाइम में वो स्टोमेटा को ओपन रखेगा और एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर करके नहीं रख सकता ना बॉडी में, फूल जाएगा, उड़ जाएगा, नो इट विल नॉट हैपन। बट वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर नहीं कर सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर किया है इसे किसी वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करेगा, मतलब उससे कुछ एक ऐसा केमिकल फॉर्म बनाएगा जो मैटर के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा उसको, ठीक है? देन मॉर्निंग में क्या करेगा, इसी इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करेगा CO2 में, और CO2 के साथ यहाँ पे जो वाटर था उसके पास, उसका इस्तेमाल करके वो बनाएगा आपका ग्लूकोज और परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे इवेंट सिक्वेंशियली नहीं हुआ, उसने रात में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया, दिन में उसे इस्तेमाल करेंगे, दिन में स्टोमेटा को बंद रख के पानी को पहले तो बचाया, और दिन में फोटोसिंथेसिस कर पा रहे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसने इंटरमीडिएट फॉर्म में एक रात पहले ही अपने बॉडी में स्टोर करके रखा था। सो इट्स नॉट कि सारे इवेंट सिक्वेंशियली हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट कि वो किस एनवायरनमेंट में है और उससे सर्वाइव करना है खुद को, ठीक है? तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ अडेप्टेशन करता है, जिसमें से डेजर्ट प्लांट में ये एक अडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ, और एक्टिविटी है आपकी 5.1। करना क्या है इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी का मोटो क्या है, थोड़ा समझते हैं। इस एक्टिविटीज में और आगे भी एक दो एक्टिविटीज है जो हमें करनी है, तो ये समझना उसमें ये है कि जो हमने इसके पहले बोला कि ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है। इन्हीं चीज को वेरीफाई करने के लिए ये एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही है। अब सबसे पहले एक्टिविटी 5.1 में हम वेरीफाई करेंगे क्लोरोफिल का प्रेजेंस। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 9th क्लास में जब सेल्स पढ़ा था तो हमने वहां क्या देखा था कि आपके प्लांट के सेल में एक सेल ऑर्गेनील होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिड, और इस प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते थे, इसमें से क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता था, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट वो चीज था जो वहां पे क्लोरोफिल को कंटेन करता था, उसमें होता था, और उसी क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। बाकी का क्रोमोप्लास्ट और दूसरे कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम वही चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे थ्रू एन एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, हमें थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारी का पहले इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? हमने पढ़ा है कि प्लांट एक ऐसा ऑटोट्रॉप्स है जो अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, और जो एक्स्ट्रा होता है उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख देता है। अब देखो,
मैं पत्तियों के अंदर झांक के तो एकदम नेकेड आई से नहीं देख सकता हूँ, मुझे कुछ फिजिकल चेंजेस चाहिए जो मुझे समझा सके या आइडेंटिफाई करवा सके। अब यहाँ पे हम ये ध्यान देते हैं कि हमारे पत्तियों में स्टार्च होगा अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और स्टार्च और आयोडीन जब मिलते हैं आपस में तो यहाँ पे आपका ब्लू ब्लैक कलर नजर आता है। मतलब बेसिकली स्टार्च जहाँ है, आयोडीन अगर वहाँ आया तो ये रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे कलर चेंज वो ब्लू ब्लैक प्रोवाइड करते हैं आपको। तो यहाँ पे ये एक नॉलेज मैं इस्तेमाल करूँगा, और मुझे पता है प्लांट स्टार्च बनाएगा कहाँ, ग्रीन एरियाज में। तो अगर मैं सही हूँ तो प्लांट में लीफ का जो ग्रीन पार्ट है वहाँ पे मुझे ब्लू ब्लैक कलर दिखना चाहिए। दूसरा, मुझे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लीव्स लेने हैं। तो प्लांट हमने बोला कि वैरीगेटेड होना, तो इसका क्या मतलब है? तो ये एक नॉर्मल लीफ है, आप देख सकते हो। ये लीफ जो है ये एक मनी प्लांट पोथोस की होती है, पूरी तरीके से ग्रीन है, ठीक है। मतलब इस पत्ती के हर पार्ट में क्लोरोफिल मौजूद है, ये हर एक पार्ट से अपने फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन अगर ये पोथोस की एक वैरायटी है मनी प्लांट की ही, लेकिन आप देखोगे ये पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है, ये पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है। इसका कुछ पार्ट ग्रीन है, कुछ पार्ट इसका वाइट है, ठीक है। तो कुछ पार्ट वाइट है, कुछ ग्रीन है, ग्रीन में भी शेड्स दिख रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है कि जहां जहां ग्रीन है वहां वहां आपका क्लोरोफिल मौजूद है, लेकिन जहां वाइट कलर नजर आ रहा है या वाइट के अलावा दूसरा कलर नजर आ रहा है, या तो वहां क्लोरोफिल मौजूद नहीं है या कलर दूसरा है, तो वहां पे क्रोमोप्लास्ट मौजूद है जो वहां पे कलर प्रोवाइड कर रहा है उसको। तो ऐसी वैरीगेटेड लीफ हमें लेके ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना, मतलब लीफ नहीं प्लांट लेंगे और फिर ये लीफ को प्लग करके इसमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करी जा सकती है। अब क्या किया जा रहा है कि पॉट विद अ वेरीगेटेड लीफ प्लांट, हमने को ऐसा पॉट लेना है जिसमें वेरीगेटेड लीफ हो। 3 days in dark and 6 hours in light in the 4th day। पहले वो प्लांट को 3 दिन अंधेरे में रखना है। अब उससे क्या होगा, प्लांट पे स्ट्रेस आएगा। जब उसे 3 दिन धूप नहीं मिलेगी वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। तो सर्वाइव करने के लिए क्या करेगा कि उसने जितना खाना स्टोर करके रखा था स्टार्च के फॉर्म में, ऐसे ही टाइम के लिए रखा था कि जब स्ट्रेस पड़ेगा तो वो जो स्टोर करके रखा था उस स्टार्च को यूटिलाइज करेगा। तो ये 3 दिनों में हो क्या रहा है कि वो अपना स्टोर्ड ग्लूकोज स्टार्च जो फॉर्म में था उसे वो इस्तेमाल कर लेगा पूरी तरीके से, होपफुली वो खत्म कर देगा उसे। अब जब पूरा स्टार्च खत्म हो चुका है, अब हमने उस प्लांट को निकाल के अगले 6 घंटे के लिए चौथे दिन धूप में लाइट के प्रेजेंस में रखा। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि इन 6 घंटों में वो फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा और उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करना चालू करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट, प्लक लीफ एंड प्लेस इन बॉइलिंग वाटर। अब हमें क्या करना है कि ठीक है चलो फोटोसिंथेसिस हो गया है, अब इस पत्ती को तोड़ो और इसे पानी में रखो, उस पानी में जो उबल रहा है। उबलते हुए पानी में रखने से क्या होगा कि लीफ के जितने भी सेल्स है वो सब मर जाएंगे, दे विल डाई ऑफ द हॉट टेम्परेचर, ठीक है। एक बार वो मर गए उसके बाद क्या करना है, ट्रांसफर टू अल्कोहल। अब हमें उस पत्ती को निकालना है और अल्कोहल के सोल्यूशन में रखना है और अल्कोहल को वाटर बाथ देना है जब तक अल्कोहल बॉयल नहीं होता। तो हमने पत्ती निकाली, पत्ती को हमने अल्कोहल में रखा, अल्कोहल में रख के अल्कोहल को हमने वाटर बाथ दिया। मतलब क्या क्या, बेसिकली आपने कंटेनर लिया जिसमें वाटर था, आपने इस कंटेनर को हीट किया और इसमें आपने दूसरा कंटेनर लिया जिसमें अल्कोहल मौजूद था और इसमें आपने वो पत्ती डाली, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने उसे वाटर बाथ दिया। वाटर बाथ देने से हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो अल्कोहल है ये पत्ती के अंदर मौजूद, लीफ के अंदर मौजूद जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल को वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा और वो क्लोरोफिल लीफ से निकल के आपके अल्कोहल के सोल्यूशन में आ जाएगी। तो आपका अल्कोहल ग्रीन कलर का हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि उसका क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होकर आपका अल्कोहल सोल्यूशन में आ गया। अब जब ऐसा हो जाए तो उस पत्ते को वापस से हमें रिमूव करना है और उस पर डालना है हमें आयोडीन सोल्यूशन, पूरी लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन को स्प्रेड करना है। अब इससे क्या होगा, आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद आपको कलर चेंज दिखेगा। क्या कलर चेंज दिखेगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया, पत्ती में ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये हमारा ग्रीन पार्ट है जहाँ पे आपका क्लोरोफिल मौजूद है, यहाँ वो फोटोसिंथेसिस कर सकेगा, ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है, हम ऐसा समझ रहे हैं, मान के चल रहे हैं। और ये जो पार्ट है ये हमारा अनवैरीगेटेड पार्ट है।
या सॉरी नॉन वैरीगेटेड पार्ट है। अब ये नॉन वैरीगेटेड पार्ट मेरे हिसाब से नहीं करेगा। अब अगर मैं सही हूं तो यहाँ पे अगर ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल मौजूद है, वो फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बना रहा है, और अगर आयोडीन डालूंगा तो ये ग्रीन वाला पार्ट स्टार्च के साथ मिलके ब्लू ब्लैक कलर देना चाहिए। एंड आफ्टर द एक्टिविटी जब आप आयोडीन डालते हो तो आपको वैसा ही ऑब्जर्वेशन देखने मिलता है। आपका जो ग्रीन वाला पार्ट था वो आपका यहाँ पे ब्लू ब्लैक, डार्क ब्लू ब्लैक शेड में आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो व्हाइट वाला पार्ट था जिसमें से सब कुछ निकल चुका था वो वैसे ही पार्ट आपको कलरलेस नजर आएगा। तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन मिल रहा है आपको कि ग्रीन वाला पार्ट ब्लू ब्लैक हुआ है, मतलब ग्रीन वाले पार्ट में स्टार्च मौजूद था। स्टार्च मौजूद था इसका मतलब ग्रीन वाले पार्ट ने फोटोसिंथेसिस किया। ग्रीन वाला पार्ट ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण। इसीलिए हम फाइनल कंक्लूजन कह सकते हैं कि क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है इस केस में फॉर फोटोसिंथेसिस। जो खाना बना है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं क्लोरोफिल जिम्मेदार था। इससे हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि वहां स्टार्च मौजूद नहीं था, और स्टार्च मौजूद नहीं था इसलिए वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। अब यहाँ पे एक चीज आपको बस ध्यान देनी है कि हमने डार्क में रखा, फिर हमने लाइट में रखा सिर्फ 6 घंटे के लिए। अगर हम ज्यादा देर के लिए लाइट में प्लांट को छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा कि फोटोसिंथेसिस करके जब ये पार्ट उनका भर जाएगा स्टार्च से, तो वो बाकी के नॉन वैरीगेटेड पार्ट में भी खाना स्टोर कर सकता है। आपके यहाँ एक्टिविटी में प्रॉपर रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो प्रॉपरली जो दिया है डायरेक्शंस उन्हें फॉलो करना है ताकि पूरी तरीके से पहले स्टार्च खत्म हो जाए, फिर 6 घंटे तक रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टार्च बनेगा वो ग्रीन पार्ट में बने, वो बाकी पार्ट्स में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा उस टाइम के बीच में। आई होप कि ये एक्टिविटी आपको अच्छे से क्लियर होगी। कॉन्सेप्चुअली इसे अच्छे से ध्यान में रखना है, स्टेप्स को ध्यान में रखना है ताकि इसमें से कोई भी सवाल बने तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सको। तो अब जब हमने एक्टिविटी में ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि चलो क्लोरोफिल ज़रूरी है, अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। पहले समझते हैं कि प्लांट अपने कार्बन डाइऑक्साइड के रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलेगा कहाँ से? वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वायर करेगा अपने एटमॉस्फेयर से। हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस आपने पढ़ा है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस मौजूद होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल करेगा? प्लांट, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कैसे? प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, बेसिकली द लीव, द स्टेम, कभी कभी फ्रूट, तो कई बार इनके सरफेसेस पे पोर्स मौजूद होते हैं, टाइनी टाइनी पोर्स, बहुत छोटे। और ये टाइनी पोर्स ही वो पाथवे है, वो रास्ता है जिससे ये गैसेस प्लांट के अंदर एंटर करती है। तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी तो वो इस पोर से अंदर लेगा। अब ये जो पोर जहां मौजूद होता है, ये पोर को ओपन और क्लोज करना जरूरी है क्योंकि इस टाइनी पोर से एक तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, साथ साथ यहाँ पे वाटर का एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, आगे हम देखेंगे, वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट, ये दो चीजें वहां से होती है। तो प्लांट कभी भी नहीं चाहेगा कि वाटर ज्यादा लॉस हो जाए, तो ऐसे केस में हमारा जो टाइनी पोर है उसे ओपन क्लोज करना जरूरी है। फिलहाल ये टाइनी पोर की जिससे हम बात कर रहे हैं ये क्या है? हमारा स्टोमेटा। ये क्या है? हमारा स्टोमेटा। ये टाइनी पोर को हम क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा, जो प्लांट के लीफ में, स्टेम में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कई बार ये वहां पे ओपन और क्लोज करने की इनको जरूरत पड़ती है क्योंकि ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है लेकिन वो सिर्फ दिन में जरूरत है क्योंकि दिन में आपको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं, तो रात को बंद करना पड़ेगा। हाँ, डेजर्ट प्लांट की बात थोड़ी डिफरेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। वो एक्सेप्शन पढ़ा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे अब स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होगा पहले समझ लो, उसमें क्या क्या चीजें हैं। स्टोमेटा में पहले तो आजू बाजू में उनके और जो सेल्स मौजूद होते हैं प्लांट लीफ के, वो मौजूद है, बट ये जो हमारा ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलेंगे स्टोमेटल पोर। क्या बोलेंगे? स्टोमेटल
पोर, स्टोमाटा का पोर, स्टोमेटल पोर। अब ये पोर को ओपन और क्लोज करना है तो वहां पे कोई चीज चाहिए, कोई और चीजें सपोर्टिंग एलिमेंट चाहिए जो उसे बंद और ओपन और क्लोज कर सके। तो यहाँ पे ये काम करते हैं गार्ड सेल्स। कौन है? द गार्ड सेल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल स्टोमेटल पोर। नाउ ये परफॉर्म कैसे कर रहे हैं? आपका जो गार्ड सेल है, ठीक है, सेल से बना हुआ है, उसमें आप देख रहे हो कि उसमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है, लेकिन ये ओपन क्लोज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर इस हमारे गार्ड सेल के अंदर एंटर करता है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि वाटर एंटर्स, वाटर एंटर कर रहा है जिसके कारण वो क्या हो रहा है? स्वेल हो रहा है। गार्ड सेल हमारा स्वेल हो जा रहा है और स्वेल होने के कारण वो क्या हो रहा है? ओपन हो जा रहा है। तो एंटरिंग द वाटर इनटू द गार्ड सेल्स रिजल्ट इन द स्वेलिंग ड्यू टू विच इट ओपन्स द पोर एंड द गैसेस और द वाटर कैन बी एक्सचेंज अकॉर्डिंगली। लेकिन जब बंद करना है तो क्या हो रहा है? वाटर बाहर की तरफ जा रहा है, वाटर जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि वाटर एग्जिट्स, जिसके कारण वो श्रिंक हो जाएगा और स्टोमेटल पोर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो जैसे कि हमने देख लिया कि स्टोमेटा काम कैसे करता है, स्टोमेटा के थ्रू कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्लांट की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगली एक्टिविटी 5.2 में हम ये देखेंगे, इसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट गैस है, एक रिक्वायर्ड गैस है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए आपको 2 प्लांट लेने हैं, लगभग अप्रॉक्स सेम साइज के हो तो बेटर है। इन दोनों प्लांट्स को आपको 3 दिन के लिए अंधेरे में रखना है, कंप्लीट डार्कनेस। कंप्लीट डार्कनेस में रखने से आपको पता है क्या होने वाला है। अभी हमने पिछला एक्टिविटी में देखा कि वो अपना सारा का सारा जो स्टार्च उसने बचा के रखा है उसे वो यूटिलाइज कर लेगा, उसे क्या कर लेगा? यूटिलाइज कर लेगा और ख़त्म कर देगा। अब 3 दिन रखने के बाद अब इन दोनों जार्स को हमें निकालना है बाहर और उसके ऊपर हमें बेल जार्स रखने हैं। एक प्लांट सिंपली बेल जार में से कवर्ड रहेगा, दूसरा बेल जार के साथ साथ प्लांट के अलावा वहाँ पे एक डिश में आपका ये केमिकल कंपाउंड होगा जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अब यहाँ पे नीचे हमें वैसलीन जेली लगा देनी है ताकि वो एयर टाइट, एयर सील हो जाए, कोई गैस अंदर या अंदर की कोई गैस बाहर ना आ सके। आपको क्या देखना है? उसके बाद 2 घंटे के लिए इन्हें धूप में हमने रखना है, ठीक है। 2 घंटे की धूप में वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और ये अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। अब 2 घंटे के बाद हमें क्या करना है? दोनों प्लांट में से हमें दोनों की लीफ को क्या करना है? प्लग करना है। आफ्टर 2 आवर्स जब दोनों की पत्तियां एक एक हमने ली, दोनों पत्तियों में हमें करना है स्टार्च टेस्ट। क्या करना है? स्टार्च टेस्ट। और हमें मालूम है कि स्टार्च टेस्ट किससे होता है? दिस हैपन विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। तो हमें मालूम है हमें क्या करना है, हमें पत्तियों को क्या करना है? पहले वाटर में बॉईल करना है जिससे उसके सेल्स डेड हो जाएंगे। उसके बाद अल्कोहल में डालना है और अल्कोहल को वाटर बाथ देना है, उसे हीट करना है जब तक वो बॉईल ना होने लगे। उससे लीफ के अंदर का क्लोरोफिल वहाँ पे ब्रेक डाउन होके अल्कोहल में आ जाएगा। उसके बाद जो आपका लीफ के पास स्ट्रक्चर बचा है उसमें आप डालोगे आयोडीन, तो ब्लू ब्लैक होगा जिसमें वहाँ पे आप समझ जाओगे कि उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है। जहाँ ब्लू ब्लैक नहीं हुआ आप समझोगे वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो होगा ये कि आपका जो ये सेकंड जार है यहाँ पे ब्लू ब्लैक आपका कलर हो जाएगा, इसमें ब्लू ब्लैक आपको शेड दिखेगा, लेकिन ये आपका कलरलेस ही रहेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? इस केमिकल की वजह का काम क्या है? ध्यान देना, जार के अंदर गैसेस है और उन गैसेस में से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है KOH जो कि एक बेस है। ये जब CO2 से मिलेगा जो कि क्या है आपका, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो एसिडिक प्लस बेस ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो H2O तो खैर बनेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे बनेगा K2CO3 बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चेम्बर के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरा ये केमिकल क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले इसमें मौजूद होगी।
सिंस कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया और ये पत्ती आयोडीन टेस्ट में आपका ब्लू ब्लैक वहाँ पे कलर मिलता है। लेकिन यहाँ पे सिंस कार्बन डाइऑक्साइड पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया था, चेम्बर में कोई कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं था, पत्तियों ने शायद फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाई इवन जब सनलाइट मौजूद था, और यहाँ पे आपका जो लीफ था उसमें कोई चेंज नहीं मिला, कोई कलर नहीं मिला। तो यहाँ पे स्टार्च नहीं था मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सका। सो इस एक्टिविटी का भी कंक्लूजन यही होता है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मस्ट, होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, नेसेसरी एलिमेंट है, वो बिल्कुल होना चाहिए, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक इज। अब इसके बाद तो कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि आपको ये बताना है कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो जब हमें सनलाइट की इंपॉर्टेंस बतानी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा ही पौधा हम ले और उस पौधे के, उस प्लांट के कुछ लीव्स पे हम कवरिंग कर दें, मे बी एल्यूमिनियम की, मे बी ब्लैक पेपर की, जिसके कारण सनलाइट उसे ना मिल सके। ठीक है, अब सनलाइट उसे जब नहीं मिलेगी तो फिर हमें क्या करना है, इस कवर्ड लीफ और एक अनकवर्ड लीफ, दो लीफ को हमें प्लग करना है, दोनों का हमें स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करना है। आपको क्या देखने को मिलेगा, जिस पत्ती में फुल कवरिंग थी, जिसको सनलाइट नहीं मिल सकी, वहां पे स्टार्च टेस्ट करने के बाद भी आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, मतलब वो कवर्ड लीफ ने फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, स्टार्च नहीं बना पाया। लेकिन जो लीफ अनकवर्ड थी, जो एक्सपोज थी टू सनलाइट, उसने फोटोसिंथेसिस किया, स्टार्च बनाया और स्टार्च टेस्ट में वहां पे कलर ब्लू ब्लैक मिलेगा। तो आप ऐसे ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके, मतलब ये बता के आप यहाँ पे आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं टू शो दैट सनलाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सनलाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट? फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दिस विल बी द कंक्लूजन। तो 3 एक्टिविटीज लगभग होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस बताया, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड, और अभी हमने बताया सनलाइट का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फोटोसिंथेसिस में अलग अलग एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस थ्रू एन एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना पड़ा। आपको याद रखना है यहाँ पे QH या NOH का काम क्या था, दिस एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी एक सवाल बन सकता है वहां पे। ओके, तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई हो। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि प्लांट्स में ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं। हमने देखा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करते वक्त वो बनाता है ग्लूकोज। क्या बना रहा है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज से उसे कहीं ना कहीं मिलने वाली है आगे एनर्जी। क्या मिलने वाली है? एनर्जी। तो एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसको यूटिलाइजेशन करेगा। लेकिन हम लोग ने पहले ही बताया है कि यहाँ पे एनर्जी के साथ साथ उसे कुछ मटेरियल लगेगा उसकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पे मटेरियल लगेगा, एंड दैट मटेरियल ही विल गेट बेसिकली फ्रॉम नाइट्रोजन। कहाँ से मिलने वाला है? नाइट्रोजन से मिलने वाला। तो ये नाइट्रोजन हम तक कहाँ से पहुंच रहा है, हम इसे कहाँ से ले रहे हैं? तो सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं कि प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है। वैसे तो ये आपने 8th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है कि प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब ये सेंस कि डायरेक्टली N2 गैस को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यहाँ मौजूद होते हैं कुछ बैक्टीरिया, मिट्टी में होते हैं बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम होते हैं, उनमें ये कैपेसिटी होती है, लेग्यूमिनस प्लांट में ज्यादातर होते हैं। और उसके अलावा भी कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और फिक्स करके बनाते हैं NO2- एंड NO3-, दैट इज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो ये बनाते हैं और इनको में भी कभी कभी NH4 अमोनिया भी यहाँ पे बनाते हैं। और ये आयंस मिट्टी में मिलते हैं और इसे ही यहाँ पे पानी के साथ साथ आपका प्लांट एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने बाद वो उसको इस्तेमाल करेगा अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, लीव्स ग्रो करने के लिए, अपने बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग पार्ट्स को ग्रो करने के लिए। तो बेसिकली प्लांट्स यहाँ पे इस तरीके से नाइट्रोजन को ले रहा है। और आपने ये भी पढ़ा था कि कभी कभी लाइटनिंग से भी ये नाइट्रोजन फिक्स होता है। ठीक है, तो फिक्स होके ये बैक्टीरिया से प्लांट तक पहुंचा, प्लांट ने अपने बॉडी पार्ट्स बनाए और ये प्लांट अब आगे चल के जब किसी भी एनिमल का खाना बनेगा तब ये नाइट्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा उस एनिमल में। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस ये ध्यान देना है कि नाइट्रोजन जो यहाँ पे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरीके से प्लांट को मिल रहा है। अब ये जो नाइट्रोजन की हम बात कर रहे थे, इससे आपका बेसिकली आपका जो डीएनए है जिसमें न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर हम बात करें प्रोटीन जो कि बनता है अमीनो एसिड से, ये सारी चीजें बनती किससे, इनका मेन एलिमेंट क्या है, आपका नाइट्रोजन है। तो लाइक दिस फॉर द ग्रोथ पर्पस प्लांट यहाँ पे नाइट्रोजन इस तरीके से इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ने देखा किस तरीके से वो ग्लूकोज बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और अभी हमने देखा कि ग्रोथ पर्पस के लिए वो अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करता है। तो ये बात हो गई पूरी तरीके से ऑटोट्रॉप्स की और बेसिकली प्लांट्स की, ठीक है। अब आगे हम देखने वाले हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो वहां पे दूसरी तरीके से अपने खाने को कंज्यूम करते हैं या फिर ग्रैब करते हैं।